कल हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसका ऑर्डर वन होता है, सिंपल। इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं हम। तो जैसे जैसे हमने ज़ीरो ऑर्डर के स्टेप्स करे थे, सारे इसके भी वही करेंगे। फर्स्ट लिखो कंसिडर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए टू बी। ये कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें ए नॉट जो है, लेट ए नॉट बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल concentration of A or AT and BT be the concentrations of A and B at time T। और x मान लो चेंज है कॉन्सेंट्रेशन में, लेट x बी चेंज इन concentration of A in time t। तो ये सारी assumptions हमने जीरो ऑर्डर में भी करी थी, अभी इसको फर्स्ट ऑर्डर में देख रहे हैं। तो कोई रिएक्शन है, मान लो ए टू बी, टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, टी इज इक्वल टू टी पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए की ए टी है, बी की बी टी है, और इसमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एक्स हुआ है, तो ए टी जो होगा ए नॉट माइनस एक्स होगा। अगर ये एक्स चेंज हुआ है तो ये एक्स ही बनेगा। तो ये बात है। फिर क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ कैसे आएगा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन rate law expression is given as, rate law expression क्या होगा? R is equal to K times concentration of A at any time T की बात हो रही है ये, तो K times A की concentration 80 है, मतलब K times A नॉट माइनस एक्स। के रेट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? R इज इक्वल टू के टाइम्स ए, मतलब क्या? कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो लीनियरली वेरी कर रहा है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन rate of reaction increases linearly with concentration of reactants। R इज इक्वल टू के टाइम्स ए है, तो इसका ग्राफ अगर हम देखें, मतलब क्या? जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी रिएक्टेंट्स की, उतना ही रेट ज़्यादा होगा। तो जो स्पीड है रिएक्शन की, वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, उतना ज़्यादा रेट। ये स्लोप आएगी के रेट कांस्टेंट है यहाँ पे, ये है। फिर हम किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए ऑल्सो फॉर एनी
जनरल रिएक्शन, कोई भी जनरल रिएक्शन है A to B, तो उसका जो रेट है क्या होता है, माइनस dA/dt। रिएक्टेंट के आगे माइनस लगता है और प्रोडक्ट के आगे नहीं लगता, dB/dt। तो अब माइनस dA/dt अगर देखें तो क्या होगा, चेंज माइनस dA मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, AT माइनस A0 अपॉन dt माइनस डी, AT क्या है, A0 माइनस x है, माइनस A0 अपॉन dt। तो ये dx/dt आ गया, सेम जो हमने जीरो में देखा था। फिर dB/dt भी देख लेते हैं। dB/dt मतलब d फाइनल क्या है, bt, इनिशियल तो जीरो ही था वो, अपॉन dt, और bt तो x है, dx/dt। तो मतलब ये रेट जो है dx/dt है। thus r इज इक्वल टू dx/dt। इसको हम इक्वेशन 2 बोल लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। 1 क्या था, ये वाला, कि r इज इक्वल टू k टाइम्स A0 माइनस एक्स, ये 1 था। तो दोनों को इक्वेट करो, इक्वेट 1 एंड 2 को अगर इक्वेट करते हैं, r है A0 माइनस एक्स टाइम्स k, है ना, k टाइम्स AT है ना, k AT A0 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू dx/dt। ये आ गया। अब इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल्स आप सही से सेपरेट कर लो। तो ये dx अपॉन A0 माइनस एक्स आ जाएगा k टाइम्स dt। अब दोनों को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रेट कर दिया हमने। लिमिट्स पुट करो, जब टाइम जीरो था तो x जीरो था, जब स्टार्ट नहीं होती रिएक्शन तो x तो जीरो ही था, जब टाइम t हो जाएगा तो x हो जाएगा। तो ये लिमिट्स आ गए। अब 1 अपॉन A0 माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ A0 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, ये इसकी इंटीग्रेशन आएगी। क्या फॉर्मूला लगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, ये क्या होता है 1 अपॉन b नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे a की वैल्यू A0 ही है, b की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ये लग जाएगा। लिमिट्स क्या है, 0 से x इज इक्वल टू k, इसकी इंटीग्रेशन t आएगी 0 टू t। अब यहाँ पुट करो तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, पुट कर दो पहले A0 माइनस एक्स, A0 माइनस एक्स माइनस, अब x को 0 पुट करो, नेचुरल लॉग ऑफ A0 ऊपर कर दिया पुट, डिवाइड बाय नीचे माइनस 1 तो रहेगा ही, माइनस 1 इज इक्वल टू k टाइम्स t की वैल्यू t पुट करो माइनस फिर 0 पुट करो, 0। तो ये फिर माइनस को कैंसिल करना हमको, नेचुरल लॉग ऑफ A0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A0 माइनस एक्स इज इक्वल टू KT। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया। अब ये क्या है, ये तो AT ही है ना, नेचुरल लॉग ऑफ A0 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ AT इज इक्वल टू KT। A0 माइनस एक्स इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, AT। तो अब इनका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका मैं ग्राफ यहाँ प्लॉट करता हूँ। नेचुरल लॉग ऑफ AT वर्सेस टाइम, तो ये ना मतलब इसका ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। नेचुरल लॉग ऑफ AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A0। इस इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये वाई एक्सिस में ये है, ये आएगा, ये इंटरसेप्ट कितना आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ A0, स्लोप आएगी माइनस k।
तो ये एक इसका ग्राफ आ जाएगा। इसको हम आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अब क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये ना मैं इक्वेशन एक बार यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना, इस इक्वेशन का ग्राफ हमने नीचे बनाया है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं हम अपनी डेरिवेशन को। ये क्या हो गया, सेकेंड कुछ तो गड़बड़ सा हो गया इसमें। ये आएगा ln ऑफ a नॉट, स्लोप है -k। ओके, अब ये log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है। ये ln मतलब नेचुरल लॉग ही है, ये है ना, ये आई होप पता होगा। ln का मतलब होता है log टू द बेस e, नेचुरल लॉग, ये लॉग ही होता है। a नॉट अपॉन 80 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू kt। और नेचुरल लॉग को अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 log ऑफ a नॉट अपॉन 80। केमिस्ट्री में जब भी log लिखते हैं ना, log का मतलब उसका बेस 10 होता है, मेंशन नहीं किया जाता। अज्यूम है कि केमिस्ट्री में log लिखेंगे तो log टू द बेस 10 ही होता है। तो log टू द बेस e और log टू द बेस 10 में ये फॉर्मूला होता है कि log ऑफ e इज इक्वल टू 2.303 log ऑफ 10। तो ये हमने यहाँ यूज़ किया है। log ऑफ e मतलब नेचुरल लॉग ही है, kt। तो k क्या आ जाएगा, 2.303 अपॉन t log ऑफ a नॉट अपॉन 80। ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ, इसको अगर प्लॉट करते हैं, हम एक और ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। log ऑफ a नॉट अपॉन 80 y एक्सिस पे लेंगे, x एक्सिस पे टाइम लेंगे, और तो ये यही बनेगा। इस इक्वेशन को प्लॉट कर लो। स्लोप आएगी k अपॉन 2.303। ये वाली इक्वेशन को प्लॉट किया मैंने, या इसको, इसी दोनों को लगा लो। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स देखते हैं। concentration of reactants at time t। किसी भी टाइम पे हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। तो हमने देखा था, एक स्टेप आया था प्रीवियस इक्वेशन में कि नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट अपॉन 80 इज इक्वल टू kt। ये आया था ना अभी, यहाँ पे देखो ये था। तो अब क्या करो, इसको a नॉट अपॉन 80, ये नेचुरल लॉग तो e रेज़ पावर kt हो जाएगा। ये ऐसे ही होता है ना, नेचुरल लॉग मतलब log टू द बेस e होता है। log टू द बेस e कुछ भी वैल्यू हो a, अगर ये b है ना, तो a क्या होता है, ये जो पावर होता है e रेज़ पावर b हो जाता है। ये मैथ का ये तो फंडामेंटल है इसके। तो ये e रेज़ पावर kt हो जाएगा ये। अब तो at क्या हो जाएगा, a नॉट इंटू e रेज़ पावर माइनस kt। मतलब क्या, वो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है विद टाइम। तो लिखो, इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। जब t 0 होगा तो e रेज़ पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो a नॉट 0 पे a नॉट होगा 80 की वैल्यू वर्सेस टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा डिक्रीज होता रहेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होएगा इसमें।
तो ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेश पावर माइनस के टी। तो मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। दस concentration of reactants decrease exponentially with time। जीरो ऑर्डर में देखा था कि लीनियरली डिक्रीज हो रहा था क्योंकि स्पीड सेम थी, तो डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट्स था, लीनियर था टाइम के साथ। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। तो अब रेट देखो, अगर अब रेट क्या था, रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही रेट होगा। अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी ना, रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट जो है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, सो रेट भी डिक्रीज हो जाता है। तो आर क्या है, के टाइम्स ए टी। सो के टाइम्स ए टी क्या है, ए टी है ए नॉट ई रेश पावर माइनस के टी, ये आ गया ना ऊपर से। तो रेट फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। देखो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, टी इज इक्वल टू जीरो पे रेट कितना है, के टाइम्स ए नॉट। रेट वर्सेस टाइम अगर प्लॉट करो और फिर उसके बाद ये डिक्रीज करेगा, तो रेट भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है टाइम के साथ। मतलब क्या, शुरू में रेट ज़्यादा था, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है रेट कम हो रहा है। मतलब वही है, किसी ने दौड़ना शुरू किया, शुरू में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा स्पीड उसकी कम होती जाएगी, थक जाएगा। तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है, तो जैसे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई रेट भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये आर इज इक्वल टू के टाइम्स ए नॉट ई रेश पावर माइनस के टी। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं था, जीरो ऑर्डर में रेट फिक्स था, उसको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। जितने मर्जी रिएक्टेंट हो उसने अपनी सेम स्पीड से ही चलना रिएक्शन में। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं है। फिर क्या, प्रोडक्ट्स का देखते हैं हम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट टाइम टी। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी टी। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट ये रखते हैं, ए टी हमने क्या देखा था, ए टी था ए नॉट ई रेश पावर माइनस के टी। अब ए टी क्या है, ए नॉट माइनस एक्स। ए टी ए नॉट माइनस एक्स ही था स्टार्टिंग में, अगर देखोगे तो एकदम स्टार्टिंग में हमने किया था ये। फिर तो एक्स क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट ई रेश पावर माइनस के टी। एक्स तो बी टी ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी एक्स है, ए नॉट इंटू वन माइनस ई रेश पावर माइनस के टी, ये हो जाएगा। तो जब टाइम जीरो होगा तो ई रेश पावर माइनस जीरो मतलब वन, तो वन माइनस वन जीरो। तो जब जीरो टाइम है तो बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जीरो ही है। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी और फाइनल कहाँ तक जाएगी, ए नॉट तक जाएगी। जब टाइम इन्फिनिटी ई रेश पर माइनस इन्फिनिटी ना जीरो होता है, तो जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ई रेश पर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो बी टी की वैल्यू ए नॉट हो जाएगी। मतलब क्या, इस तरह से ए नॉट को अप्रोच करेगा ये मानो ए नॉट है, तो बी टी जो है, बी टी वर्सेस टी अगर प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आएगा, अप्रोच करेगा ये ए नॉट को। शुरू में जीरो होगा। तो ये प्रोडक्ट्स की ग्राफ आ गई। फिर क्या, इसके बाद दो चीज़ें हमने और देखी थी जीरो ऑर्डर में, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन और हाफ लाइफ टाइम। तो हम अब देखते हैं लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। तो लाइफ टाइम क्या होता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए इसको लाइफ टाइम बोलते हैं।
टाइम ऑफ completion of reaction is called lifetime of reaction. T लाइफ टाइम। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो क्या होगा, AT ज़ीरो हो जाएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो, तभी तो कंप्लीट होगी, रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे जब। तो AT क्या है, A0 e⁻KT है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब क्या, e⁻KT ज़ीरो। अब मैंने बताया था e⁻∞ ज़ीरो होता है, तो मतलब टाइम इन्फिनिटी हो गया। मतलब ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, इनफाइनाइट टाइम के बाद, या कहें कि ये कंप्लीट कभी होगी ही नहीं। तो क्या, दस अ फर्स्ट ऑर्डर reaction gets completed in infinite time interval। अनंत समय में पूरा होता है वो, या दूसरे शब्दों में कहें, इन अदर वर्ड्स, a first order reaction never gets completed, never gets completed, ये कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं when first order reaction is 99.9% complete। जब 99.9% complete हो जाती है ना, it is assumed to be complete। तो 99.9% टाइम के बाद हम मान लेते हैं कि कंप्लीट होगी, हालांकि वो कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। क्यों, जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होंगे वैसे जैसे उसकी स्पीड भी कम होती रहती है। तो रिएक्टेंट कम हो, स्पीड भी कम हो गई, तो कभी वो फाइनल पहुंचता ही नहीं है ज़ीरो तक, क्योंकि जैसे जैसे कम होगा स्पीड उतनी कम और कम हो जाती है। तो लाइफ टाइम तो इसका इनफाइनाइट होता है, और मानते हैं कि 99.9 पे हम इसको कंप्लीट मान लेते हैं। फिर हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जब रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए। टाइम इन विच 50% reaction is completed is called half life time, T half of reaction, है ना, T half बोलते हैं इसको। तो जब रिएक्शन हाफ कंप्लीट होगी तो क्या होगा, व्हेन रिएक्शन इज हाफ कंप्लीट, तो क्या होगा, AT होगा A0/2, आधा खत्म हो जाएगा तो वो आधा ही बचेगा। कॉन्सेंट्रेशन AT क्या होगी, आधी बचेगी। तो AT क्या था, A0 e⁻KT था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, A0/2, तो मतलब e⁻KT क्या हो गया, 1/2।
तो ई रेस्ट पावर के टी क्या हो जाएगा 2। अब ये क्या होता है फिर के टी क्या हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये तो मैथ का ऑपरेशन है ना। जैसे नेचुरल लॉग यहाँ मैं फिर से करके दिखा देता हूँ, वैसे तो पता ही होगा। नेचुरल लॉग का मतलब लॉग टू द बेस ई होता है 2, और ये बेस होता है पावर बन जाता है यहाँ पे अगर इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे ई रेस्ट पावर के टी इज इक्वल टू 2 इस तरह से आएगा, जो भी यहाँ होता है उसका पावर बन जाता है। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो के नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के, ये आ जाएगा टाइम। ये हाफ लाइफ टाइम है टी हाफ, या टी हाफ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हाफ लाइफ टाइम क्या 0.693 अपॉन के। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रही, मतलब हाफ लाइफ टाइम जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है ना। दस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम is independent of concentration of रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है ये हाफ लाइफ टाइम। मतलब बहुत सिंपल सी, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन अगर होगी तो उसके आधे रिएक्टेंट खत्म होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना मर्जी आप रिएक्टेंट ले लो। जैसे एग्जांपल्स में बताता हूँ, एग्जांपल्स देखो पहले इसके। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। पहला हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ये एग्जांपल है इसके। सेकंड एग्जांपल लिखो all natural and artificial radioactive decay of unstable nuclei। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर डीके होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। थर्ड लिखो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 की डिकम्पोजिशन या N2O की डिकम्पोजिशन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। तो जैसे मैं टी हाफ की एग्जांपल समझा रहा था, जैसे देखो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे ये ऐसे डिकम्पोज होता है N2O5 है ना, जो ये ऐसे डिकम्पोज हो जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मतलब क्या, अगर मेरे पास मान लो 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन थी N2O5 की, तो मान लो ये 10 मिनट्स में, मुझे नहीं पता डाटा क्या है, जो भी 10 मिनट्स में मान लो 5 मोलर हो जाती है। मतलब टी हाफ इसका 10 मिनट्स है। दूसरे किसी केस में मान लो मेरे पास 20 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाफ होने में मतलब 10 मोलर, इसको 10 मिनट्स ही लगेंगे। ये बहुत अमेजिंग सी बात है ना। जितने भी रिएक्टेंट हैं उसके आधे होने में सेम ही टाइम लगता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो मर्जी हो।
है ना, क्योंकि जितने ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं ना, रिएक्शन की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होती है, तो वो हाफ डिस्टेंस कवर कर लेती है सेम ही टाइम में, चाहे डिस्टेंस जितना मर्जी हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी हो वो हाफ रह जाएगी उतने ही टाइम में। जैसे अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊँ ना, जैसे मान लो कंटेनर में 10 मोलर था, 10 मिनट के बाद 5 रह गई, फिर आगे और 10 मिनट के बाद देखोगे ना तो आधी हो जाएगी 2.5, फिर आगे और 10 मिनट के बाद देखोगे ना फिर 1.25, हाफ हाफ होती रहेगी। हाफ होने में उतना ही टाइम लगता है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बात है।